हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग पढ़ लो बिहार बोर्ड का 10th क्लास हिस्ट्री। और आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण और शहरी जीवन। यानी कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया क्या थी और शहर के लोगों का जीवन कैसे होता था और कैसे रहते थे। आप लोग अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और भी वीडियो पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले के 5 वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। तो लिखा है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। अर्थात गांव का धीरे धीरे शहर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। फिर है गांव से शहर का विकास एक वृहद प्रक्रिया है जो कई शताब्दियों में फैली है। यानी कि आज ही गांव है, आज ही शहर बनना संभव नहीं है, इसमें सैकड़ों साल लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे गांव में विकास होता है, सड़कें बनती है, बिजली 24 घंटा रहना शुरू होता है, दुकानें खुलती है, मॉल्स खुलता है, वह हाईवे से जुड़ता है, या बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, तब जा करके गाँव शहर बनता है। फिर लिखा है शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। यानी कि भारत में जितने भी आधुनिक शहर है वह सब 200 वर्ष के अंदर में बने हैं, यानी कि ब्रिटिश शासन काल के अंदर में बने हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गांव और शहर के बीच अंतर। इधर है गांव और इधर शहर। एक नंबर लिखा है गांव की आबादी बहुत ही क्या होती है? कम होती है, जबकि शहर की आबादी अधिक और घना होती है। गांव में खेती, पशुपालन, मछली पालन यही जीविका का क्या होता है? आधार होता है, जबकि शहर में उत्पादन, व्यापार मुख्य आजीविका होती है। गांव के वातावरण स्वच्छ यानी साफ होती है, जबकि शहर के वातावरण प्रदूषित और शोरगुल वाली होती है। ठीक है, गांव में शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है या बहुत ही पिछड़ा होता है, जबकि शहर में शिक्षा, यातायात सुविधाएं उन्नत अथवा अच्छे होते हैं, यानी कि लोग यहाँ पे जाकर के शहरों में बसते हैं। हालांकि गांव ही क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। अब हम आगे देखते हैं कस्बा, गाँव। यह कस्बा किसे कहते हैं? तो कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे से नगर को माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। यानी कि आपका जो पंचायत हो, प्रखंड हो या छोटा सा बाजार होता है उसे कस्बा कहते हैं। अब है कस्बा से थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? गंज। एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादनों से संबंधित होते हैं। जैसे आप सुने होंगे मीरगंज, गोपालगंज, या इस तरह से गंज अगर लगा है ना, समझिए वो क्या था पहले। वहाँ पे कुछ मतलब छावनी वावनी रहा होगा, वहाँ पे कुछ वाले से बाजार बना होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लो इंग्लैंड के बारे में, जहाँ पे इंग्लैंड में क्या शहरीकरण घटनाएं घटी थी। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। यानी कि 9 आदमी है तो उसमें से एक आदमी कहाँ रहेगा? लंदन शहर में रहेगा। इस तरह से 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक इन 70 साल में इस शहर की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। 70 साल में 30 लाख लोग क्या हो गए थे? शहर में बढ़े थे। लंदन में 5 तरह के उद्योग थे, जिसमें छपाई, स्टेशनरी उद्योग, परिधान और जूता उद्योग, धातु इंजीनियरिंग उद्योग, कपड़ा, लकड़ी और फर्नीचर उद्योग तथा चिकित्सा उपकरण और घड़ी उद्योग थे। यानी कि यहाँ पे शहर में ये सब कंपनियाँ थी और लोग इसी में आते थे काम करने के लिए और शिक्षा हासिल करने के लिए। अब हमने पढ़ने जा रहे हैं महानगर। किसी प्रांत या प्रदेश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होती है और 10 लाख से ऊपर की आबादी का हो, उसे क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो ये क्या है? एक महानगर है। अब हम पढ़ेंगे टेनेमेंट्स। काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट्स मकान, ऐसे मकान बड़े शहरों में गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे कोठरों की तरह होता है, जहाँ पे गरीब मजदूर कम पैसे दे करके शहरों में रहते हैं और काम करते हैं, उसे हम लोग टेनेमेंट्स कहते हैं। लंदन की विकास तेजी से हुई, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों की भी प्रवृत्ति हुई, जैसे अपराधों में वृद्धि हुई, जिससे सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। यानी लंदन तो विकास किया लेकिन वहाँ पे अपराधी भी बढ़े। 1870 के दशक में लंदन में 20,000 अपराधी रहते थे जो लूट मार करते थे, है ना, डकैती चोरी करते थे। इस तरह से शहरीकरण से घरेलू नौकरों की संख्या में वृद्धि हुई। शहर में एक ओर रोजगार था तो दूसरी ओर झोपड़पट्टियाँ थीं जिसमें मजदूर लोग रहते थे, जहाँ स्वास्थ्य और हवा निकलने की कोई सुविधा नहीं होती है। लंदन को हरा भरा बनाने और भीड़ कम करने के लिए लंदन को योजना अनुसार बसाने की कोशिश भी की गई। देहात और शहर की दूरी को कम करने के उपाय भी किए गए ताकि लोग गांव से जाकर शहर में कमाकर वापस गांव में आ जाएंगे। इससे लंदन में क्या होगा? भीड़ नहीं बढ़ेगा। अब ये लिखा है यहाँ पे झोपड़पट्टी। तो आप लोगों को पता है जो झोपड़पट्टी दुनिया में सबसे बड़ा कहाँ है? अभी मुंबई में झोपड़पट्टी है। ठीक है, यहाँ पे लोग गांव से शहर में काम करने के लिए जाते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि फ्लैट में रहेंगे, तो वे लोग क्या करते हैं? सड़क के किनारे किनारे झोपड़पट्टियों में रहते हैं और शहर में जाकर के कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन लंदन के वास्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हार्वर्ड थे, जो लंदन को गार्डन सिटी, बागीचों का शहर नाम दिया था। यानी इन्होंने लंदन को दोबारा से पुनः एक बड़े विकसित शहर के रूप में बसाने की कोशिश किया था, जिसका नाम था गार्डन सिटी।
लंदन में आवागमन यानी परिवहन के लिए भूमिगत रेलवे का विकास किया गया। विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 ईस्वी को लंदन में ही किया गया था। यानी दुनिया में सबसे पहले जमीन के अंदर रेलवे कब चली थी? 10 जनवरी 1863 को। और कहाँ चली थी? लंदन में। 1900 ईस्वी के आसपास लोगों का उप शहरी इलाकों में रहने के लिए प्रेरित किया गया। यानी शहर में जगह नहीं था तो शहर के किनारे किनारे शहर के जैसा सुविधा देने को ही उप शहरी केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। शहरीकरण ने सामाजिक व्यवस्था को एक नया आकार भी दिया, यानी कि सामाजिक व्यवस्था बहुत बदलाव हुआ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सामाजिक बदलाव और शहरी जीवन। शहर में किस तरह से सामाजिक बदलाव होता है और वहाँ का जीवन कैसे होता है। तो व्यक्तिवाद वह सिद्धांत जिससे समुदाय की नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। ये लोग अपने परिवार फैमिली के बारे में नहीं सोचते, यानी वो अपनी इच्छाओं को महत्व देते हैं और जो व्यक्ति जो दिल करे वह उसी को अपनाते हैं। इसी से आधुनिकवाद भी निकला है, यानी कहते हैं ना लोग मॉडर्न जमाने के हो गए इसी से। ठीक है, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे। सारी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। महिलाओं को भी स्वतंत्रता चाहिए था। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि के लिए आंदोलन भी चलाए गए। 1870 के बाद महिलाओं ने राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने लगी। यहाँ पे है द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चिम देशों में महिलाओं ने कारखाना में काम करना आरंभ कर दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेसेस फेयर क्या है। तो आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी भी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं पूंजीपतियों का पूरी स्वतंत्र थे, यानी पूंजीपति पूरी तरह से स्वतंत्र थे। अजब मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, है ना। जो पूंजीपति चाहते थे वही करते थे, इसी को बोलते हैं लेसेस फेयर। लिखा है मध्यम वर्ग। समाज में 3 वर्ग बने थे, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो आप लोग जानते हैं कंपनियों के मालिक को क्या कहते हैं? पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा था मध्यम वर्ग। शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। इन वर्ग में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स आते थे जो ये पूंजीपतियों के सहारे से जिंदा थे, यानी उनके जॉब करते थे या उनकी सेवा करते थे। अब तीसरा है श्रमिक वर्ग। औद्योगिकरण और शहरीकरण ने एक और पूंजीपति वर्ग तथा दूसरी ओर श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग भी आने लगा, यानी गांव में बेरोजगारी बढ़ी तो ये गांव के लोग कहाँ चले गए? शहरों में, जिससे बेरोजगारी बढ़ी तथा स्वास्थ्य संबंधी नई समस्या को जन्म दिया। श्रमिक वर्ग अपने हितों की सुरक्षा के लिए श्रमिक संघ बनाए। इंग्लैंड 1925 ईस्वी में मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाया गया, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं हुआ था, जिससे मजदूर आंदोलन तीव्र हुआ, यानी उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक भारतीय शहर मुंबई, यानी भारत में अंग्रेजों ने 3 शहर बसाया था, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यानी उसका नाम था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, तो इसी के बारे में एक शहर है मुंबई जिसको अंग्रेजों ने किस तरह से बसाया था पढ़ते हैं। भारत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे, यानी 100 में से 11 आदमी शहर में रहेगा तो 89 आदमी यानी 89 आदमी गाँव में। बम्बई भारत का एक प्रमुख शहर था। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। तो यहाँ सब्जेक्टिव बनता है 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो बम्बई को। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके, यानी समुद्र की मिट्टी को उसमें भरा गया समुद्र में, है ना। और सब टापुओं को आपस में मिलाकर एक शहर बनाया गया मुंबई। और वहाँ पे आपको पता है मरीन ड्राइव बनाया गया उसी समुद्र की पानी को रोकने के लिए। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी थी, यानी आपसे अभी भी पूछेगा भारत की वाणिज्य राजधानी, वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो बम्बई को। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे, यानी कि निर्यात और आयात के काम होता था। शहर के अनियोजित विस्तार के कारण 1850 ईस्वी में शहर में आवास और जल आपूर्ति की समस्या बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चौल। जो टेनेमेंट्स पढ़े ना उसी तरह से जो पट्टी होता है, उसी स्लम पद्धति होता है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे चौल। बम्बई की बहुमंजिला इमारत जिसमें हज़ारों लोग एक साथ रहते थे और बहुत कम सुविधाएं होती थी उसे हम चौल कहते हैं। 1918 ईस्वी में बम्बई के मकानों को महंगे किराए में को सीमित करने के लिए किराया कानून भी पारित किया गया था। हम पढ़ेंगे भूमि विकास। दलदली अथवा डूबी हुई जमीन को रहने या खेती करने योग्य या किसी अन्य काम के योग्य बनाना है क्या कहता है? भूमि विकास कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया, समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई और ट्रस्ट 1914 से 1918 यानी 4 साल के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ लिखा है बलाट एस्टेट बना डाला, यानी मुंबई शहर का विकास किया। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया, यानी कि जो समुद्र के किनारे किनारे जो क्षेत्र है जिसको ढलाई करके रोका गया उसे मरीन ड्राइव कहते हैं। बम्बई में आने वाले अप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में कठिनाई जिसका सामना आम आदमी को करना पड़ता था है ना, उसको दूर करने के उपाय किए गए। निष्कर्षतः बम्बई के अंतर विरोध के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमें आकर्षित करते हैं जो स्वतंत्रता और नए अवसर की तलाश में करते हैं, जिससे उन शहरों को सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता मिलती है। अब हम पढ़ जा रहे हैं विश्व का एक ऐसा देश जो पूरी तरह से शहर है और विकास हुआ है, जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर का विकास। सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है।
1965 ईस्वी तक सिंगापुर एक बंदरगाह था। यहाँ अंग्रेजों का शासन था। यहाँ के ज़्यादातर लोग भीड़ भरी गंदे कामों और गंदगी में जीते थे। परंतु 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन एओ के नेतृत्व में सिंगापुर को आज़ादी मिली। उसने एक विशाल आवास एवं विशाल विकास कार्यक्रम शुरू किया। सरकार के द्वारा 86% जनता को अच्छे मकान दिए गए। ऊंची आवासीय खंडों में हवा निकासी और सभी प्रकार के सेवाओं का इंतजाम किया गया। बाहरी गलियारों के कारण अपराध क्या हुए, कम हुए। भारतीय, चीनी और मल्य जो लोग रहते थे समुदाय के बीच टकराव को रोकने के लिए सामाजिक संबंधों को पर लगातार सचेत रहने के उपाय किए गए। पेरिस शहर का पुनर्निर्माण बेरॉन हॉसमन ने किया था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, और उसको किसने बनाया था, ब्रॉन हॉसमन ने, जिसने इस शहर को पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनाया। आपको पता है एम्फिल टावर कहाँ है, तो पेरिस में है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार, चूँकि हम पटना बिहार में रहते हैं तो बिहार की राजधानी है पटना और इसके पुराना शहर है पाटलिपुत्र। इसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात पटना एक महानगर था जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों में की जाती थी। यानी उस समय बहुत ही बड़ा और महान था, जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में किया गया। अजातशत्रु ने एक सैनिक शिविर बनाया था जहाँ पर उसके सैनिक प्रेस्टी करते थे। बाद में यह मगध साम्राज्य की राजधानी यानी पाटलिपुत्र बना। किसने बनाया था, उदयन ने। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस नगर की आबादी उस समय 4 लाख थी। गुप्त काल में भी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में भी इस नगर का वैभव बना रहा। इसके विकास मौर्य वंश के बाद कौन आया, गुप्त वंश। ठीक है, जिसमें विक्रमादित्य था ना। विशाल भवनों और वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी किया गया। जब फाहियान बिहार आया था तो उसने इसका वर्णन किया है। मध्य युग में इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेष असूरी ने पुनर्स्थापित किया। जब शेष असूरी भारत के सुल्तान बने तो उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया। उसने 1541 ईस्वी के लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया क्योंकि उस स्थान के सैनिक महत्व को बहुत उसे आभास था। अकबर के शासनकाल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना में हुआ था ना, जिस कारण यह नगर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुद्दीन ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। यानी पाटलिपुत्र के बगल में ही एक नया शहर बनाया। किसने, मुगल राजकुमार अजीमुद्दीन ने, और उसका नाम क्या रखा, अजीमाबाद। यानी पटना का दूसरा नाम क्या है, अजीमाबाद। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य रूप दिया गया। यानी कि आप लोग पता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 ईस्वी में बिहार का क्या हुआ, एक अलग पहचान दिया गया। इसीलिए हम लोग बिहार लिखा है। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए हम हर साल 22 मार्च 1912 ईस्वी से क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। वर्तमान पटना की आबादी लगभग 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर है। ये किताब के अनुसार है, लेकिन अब रियल देखेंगे तो लगभग पटना की राजधानी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, 30-40 लाख के आसपास। चलिए देखते हैं। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से यह भारत का 14वां सर्वाधिक बड़ा नगर है। यह वर्तमान में शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी रही है। इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ चुके हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस होगा, डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोग चैप्टर नंबर 7, व्यापार और भूमंडलीकरण। तब तक के लिए आप बने रहिए नॉलेज लाइव के साथ। बाय बाय, टेक केयर।